मेरा आईवीएफ फेलियर क्यों हुआ या आईवीएफ फेलियर के कारण क्या होते हैं। डॉक्टर, अगली साइकिल से पहले मुझे क्या करना चाहिए या आप मेरे लिए क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आईवीएफ फेल होने के बाद सबके मन में ऐसे कई सवाल आते हैं। इस वीडियो के जरिए हम ये देखेंगे कि आईवीएफ फेलियर के कारण क्या होते हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर जैस्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और क्लिनिकल हेड, हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट कैसे होता है। वर्ल्ड वाइड ये पाया गया है कि एक साइकिल ऑफ आईवीएफ मतलब 1 अटेम्प्ट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर में सक्सेस रेट लगभग 45 to 50% होता है। यानी कि 10 कपल्स में से 4 से 5 महिलाओं को एक दफा एम्ब्रियो ट्रांसफर करने पर प्रेगनेंसी आती है। लेकिन रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि आईवीएफ का क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट मतलब बाय द एंड ऑफ 3rd अटेम्प्ट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑलमोस्ट 85 to 90% महिलाओं को प्रेगनेंसी आती है। तो इसका मतलब यह है कि एक बार आईवीएफ फेल हो जाने से हमें निराश नहीं होना है, हमें उससे आगे कोशिश करती रहनी है जिससे कि हम सक्सेस अचीव कर पाए। देखा जाए तो सामान्य तौर पर आईवीएफ फेलियर का मुख्य कारण एम्ब्रियो क्वालिटी होता है। एम्ब्रियो क्वालिटी एग क्वालिटी और स्पर्म के ऊपर निर्भर होता है और एम्ब्रियो क्वालिटी अफेक्ट करने के लिए सबसे मेन रीजन होता है महिला का एज। अगर महिला का एज 35 इयर्स के ऊपर है तो एग की प्रेगनेंसी देने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। एग में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो भ्रूण तैयार होता है यानी जो एम्ब्रियो तैयार हो रहा है उसमें भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने की रिस्क बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर या आईवीएफ का फेलियर हो सकता है। लेकिन यही चीजें कम उम्र वाली महिलाएं यानी कि 35 इयर्स के नीचे भी देखा जा सकता है। तो भले ही हमको लैब में एम्ब्रियो क्वालिटी, एम्ब्रियो ग्रेडिंग अच्छा दिखे, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि वो एम्ब्रियो जेनेटिक तौर पे नॉर्मल हो। तो एम्ब्रियो की वजह से फेल होने के मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि मे बी वो एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल ना हो जिसकी वजह से फेल हुआ है। यूजुअली जिन 35 इयर्स की उम्र के नीचे अगर एम्ब्रियो क्वालिटी कम है तो उसके कारण मतलब अगर महिला को ओवेरियन एजिंग जल्दी शुरू हो चुका है, मतलब उम्र होने के पहले ही अंडेदानी में, ओवरीज में एग नंबर कम होना शुरू हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में एग क्वालिटी भी कम हो जाती है। दूसरी, जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस होता है, एंडोमेट्रियोसिस होने पर भी एग का क्वालिटी कम होकर एम्ब्रियो कम थोड़े लो क्वालिटी के बनते हैं। तीसरी बात, अगर कुछ महिलाओं को सीवियर पीसीओडी है, जहां उनका थायराइड, जहां उनके शुगर्स कंट्रोल में नहीं है या उनमें मोटापा है, उनका बीएमआई जो है 35 के ऊपर है, तो ऐसे सिचुएशन में भी एग्स कमजोर होते हैं। बॉडी में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है जिसकी वजह से थोड़ा एग क्वालिटी पे और एम्ब्रियो क्वालिटी पे असर पड़ता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियोज अफेक्ट होकर आईवीएफ में सक्सेस नहीं होता। लेकिन अगर महिला का एज 37 के ऊपर है या जिन महिलाओं में 2 से ज्यादा आईवीएफ फेल हो जाते हैं या फिर कुछ लोगों में रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं या कुछ लोगों में रिश्तेदारी में शादी होती है जिसे हम कंसैंग्विनस मैरिजेस कहते हैं, या कुछ लोगों में जो है फैमिली में कोई नोन जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ऐसी सिचुएशंस में हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर के पहले ही जेनेटिक टेस्ट द्वारा चेक कर सकते हैं कि वो एम्ब्रियो नॉर्मल, जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं, और अगर वो एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल निकलता है तभी हम उसको ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। तो यूजुअली अगर महिला का एज 37 के ऊपर हो और प्रीवियस 2 से ज्यादा फेलियर्स हो तो हम डे 5 एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का प्री जेनेटिक टेस्टिंग जिसे हम पीजीटी कहते हैं कर जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो सिलेक्ट कर ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं। अब एम्ब्रियो क्वालिटी सिर्फ एक एग पे डिपेंड नहीं करता, एम्ब्रियो क्वालिटी
स्पर्म पर भी डिपेंड करता है। तो अगर पुरुष के वीर्य शुक्राणु में गतिशीलता कम हो या नॉर्मल शेप्स जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं वो कम हो, या फिर स्पर्म में डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स ज्यादा हो, यानी कि स्पर्म के डीएनए में डैमेज ब्रेक्स जिसे कहते हैं वो ज्यादा हो, तो इससे भी एम्ब्रियोस पुअर क्वालिटी के हो सकते हैं और अगर प्रेगनेंसी आती है तो अबॉर्शन की रिस्क भी बढ़ती है। तो अगर एक फेलियर हो चुका है या फिर स्पर्म पैरामीटर्स थोड़े डिरेंज्ड है तो BFI टेस्ट द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि स्पर्म का डिग्री ऑफ डैमेज कितना है, और जितना परसेंटेज ऑफ डैमेज आता है उस हिसाब से स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स होते हैं। अलग अलग तरह के स्पर्म के सिलेक्शन टेक्निक्स होते हैं और वो BFI वैल्यू पर हम डिसाइड करते हैं कि माइक्रोफ्लूइडिक्स या मैक्स, ऐसे कई तरह के टेक्निक्स होते हैं, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करके हम IVF के लिए स्पर्म सिलेक्ट करें। अब IVF का जैसे एक आपको नॉर्मल उदाहरण दे तो हमें जब अच्छी फसल चाहिए होती है, हमारी खेती में जब हमें अच्छी फसल चाहिए होती है तो जैसे बीज के साथ साथ माटी भी अच्छी होना जरूरी है, माटी भी फर्टाइल होना जरूरी है, वैसे ही गर्भधारण के लिए एम्ब्रियो के साथ साथ गर्भाशय का लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो भी अच्छा होना जरूरी है, लाइनिंग रिसेप्टिव होना जरूरी है। तो ये लाइनिंग यूजुअली स्कैनिंग पे हमको कई महिलाओं में दिख जाता है कि ये ट्रिपल लेयर बन रहा है या नहीं, या इसका थिकनेस कैसा है, और जब नॉर्मल होता है तभी हम फर्स्ट IVF करते हैं। कुछ सिचुएशन में फर्स्ट IVF के पहले ही कुछ महिलाओं में सेप्टम दिखाई देता है या फाइब्रॉइड्स दिखाई देते हैं या छोटे पॉलिप दिख सकते हैं, तो हम अगर ये बहुत क्लियरली स्कैन पे दिख रहा है तो पहले ट्रांसफर के पहले ही हम हिस्टोस्कोपी द्वारा ये सब चीजें क्लियर करके फिर ट्रांसफर के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर एक फेलियर हो जाता है और फिर अगला प्लान करने से पहले हम ये जो गर्भाशय का लाइनिंग है एंडोमेट्रियम भी हिस्टोस्कोपी द्वारा एक बार चेक कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी छोटी चीजें हो जैसे स्कारिंग हो गया या फिर छोटे पॉलिप्स हो जो स्कैन पे ना दिखे उसे हम आइडेंटिफाई करके तभी उसको क्लियर करके आगे बढ़ पाए। तो हिस्टोस्कोपी द्वारा एक बार लाइनिंग भी अगले IVF के पहले चेक करना समझदारी होता है। नेक्स्ट, लाइनिंग जो होता है एंडोमेट्रियम का, ये सेल्स का एक जब हम एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में ट्रांसफर करते हैं तो उसका एक टाइम होता है, कौन से टाइम पे ये एम्ब्रियोज हमें ट्रांसफर करने हैं, और उस टाइम को हम विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो टाइम में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, डे 3 पे या डे 5 पे। तो मैक्सिमम महिलाओं में ये टाइमिंग नॉर्मल होता है, बट कुछ 10 to 15% लोगों में ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन डिस्प्लेस्ड हो सकता है, और जिन महिलाओं में 2 से ज्यादा फेलियर होते हैं ऐसे सिचुएशन में हम एक एरा टेस्टिंग द्वारा लाइनिंग का विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि कुछ ये जो 10-15% लोगों में बेनिफिट हो। तीसरी बात, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, कभी कभी हमारा जो गर्भाशय का रक्त प्रवाह है उस पे भी इफेक्ट होने से कम हो जाती है। तो कुछ महिलाओं को ट्रांसफर के दौरान हम कुछ ब्लड थिनर्स देकर भी कोशिश कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी कभी कभी इम्यून मीडिएटेड होती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम में कुछ फॉल्ट, छोटे मोटे फॉल्ट होने की वजह से इम्प्लांटेशन पे असर पड़ सकता है। तो कुछ महिलाओं को हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान ये इम्यून इंजेक्शंस देकर भी, कुछ एडवांस्ड मेडिकेशंस होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जिसकी सपोर्ट द्वारा हम सक्सेस पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहने की बात मतलब कि अगर एक फेलियर हो जाता है तो हमको उससे निराशा नहीं रखनी है, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो कोशिश करे। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाय द एंड ऑफ 3rd अटेम्प्ट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर अराउंड 90% women will get pregnant। तो हमें आगे एक फेलियर होने के बाद निराशा छोड़कर हमारे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आगे कैसे बढ़ना है ये डिस्कस करना चाहिए, और फिर आगे के ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए जिससे कि सक्सेस मिले। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात, मतलब जितना
पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करके आगे का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि आप ट्रीटमेंट कहां करवा रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी और आईवीएफ सक्सेस के लिए जो एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर उनके पास ट्रीटमेंट कराना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि एम्ब्रियोलॉजी लैब का सेटअप भी अच्छा हो। लैब के सेटअप के साथ साथ वहां एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके एग, स्पर्म और एम्ब्रियोज के साथ डील कर रहे हो, जिससे कि सक्सेस पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, निराश ना होकर आगे कोशिश करें तो शायद आपको भी सफलता मिले। धन्यवाद।